हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु। और अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने धातु के और अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं। और आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है कि प्रकृति के अंदर हमें धातु कैसे प्राप्त होती है। देखो, प्रकृति के अंदर हमें क्या प्राप्त होते हैं? खनिज प्राप्त होते हैं। अब खनिज क्या होते हैं कि जो भूपट्टी होती है उसमें प्राकृतिक रूप से क्या पाए जाते हैं? तत्व और यौगिक पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। और जब खनिजों के अंदर क्या होता है, धातु की मात्रा अधिकतम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो देखो, पहले हम देख लेते हैं खनिज किसे कहते हैं। कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और यौगिक को क्या कहा जाता है? खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? वह खनिज जिनमें धातु क्या होता है? अधिक मात्रा में पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अयस्क कहते हैं। अब देखो, जो प्रकृति के अंदर हमें जो अयस्क प्राप्त होते हैं उनके साथ रेत, मिट्टी और अन्य प्रकार की क्या होती है? अशुद्धियां होती है। ऐसे बाकी चीजों को अपन क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। तो गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत और मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अब देखो, प्रकृति के अंदर क्या होता है, जो हमें धातु प्राप्त करनी है वो अयस्कों के रूप में होती है। तो पहले हमें अयस्कों से क्या करनी होगी? रेत और मिट्टी को क्या करना होगा और अन्य प्रकार के अशुद्धियों को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। जब हम अलग कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है? अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए पहले उसका क्या करेंगे? निष्कर्षण करेंगे। और जब निष्कर्षण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए परिष्करण करते हैं। तो धातु प्राप्त करने के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहले तो अयस्कों का क्या करा जाता है? समृद्धिकरण करा जाता है। उसके बाद में धातुओं का क्या करा जाता है? निष्कर्षण। उसके बाद में धातुओं का क्या करा जाता है? परिष्करण। तो आप पहले इस स्लाइड का क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब देखो, हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। और जब सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो धातु होती है वो प्रकृति के अंदर अलग अलग तरीके से क्या करती है? क्रिया करती है। कुछ धातु अधिक क्रियाशील होती है और कुछ धातु बहुत ही कम क्रियाशील होती है। और जो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील धातुएं होती है, हमने यही देखा था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारी क्या होती है? अधिक क्रियाशील धातु होती है। तो इनका क्या करा जाता है? निष्कर्षण करने के लिए हमें विद्युत अपघटन द्वारा क्या करा जाता है? निष्कर्षण करा जाता है। उसके बाद में जो जिंक, फेरस और लेड और कॉपर जैसी धातुएं होती है, ये प्रकृति के अंदर क्या होती है? सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती है। इस कारण इनका क्या करा जाता है? पहले इन्हें धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे? कार्बन की उपस्थिति में इनका क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। उसी प्रकार जो सोना, चांदी, ये सब जो होती धातु जो होती है, ये क्या होती है? प्रकृति के अंदर अक्रिय रूप से होती है, यानी किसी के साथ भी कोई भी क्रिया नहीं करती। इसलिए इन्हें प्रकृति में जो मुक्त और संयुक्त अवस्था में होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? केवल इनके धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही हम शुद्ध धातु क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पहले एक बार इनका क्या कर लो? स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो, जो कम क्रियाशील धातुएं होती है उन्हें हम किस प्रकार निष्कर्षण करें? देखो, कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती है? सोना होता है, चांदी होती है, मरकरी होती है, मरकरी मतलब होता है पारा, कॉपर होता है। ठीक है, ये क्या होती है? अनअभिक्रियशील होती है। मतलब क्या होती है? ये किसी अन्य के साथ क्या नहीं करती ही? अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन ये प्रकृति के रूप, प्रकृति के अंदर जो ये मरकरी होती है, कॉपर होती है, ये क्या होती है? प्रकृति के अंदर सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? इनके सल्फाइड अयस्कों को क्या करते हैं? धातु ऑक्साइड के रूप में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद में शुद्ध धातु क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। तो देखो, इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे जो मरकरी का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं? देखो, प्रकृति के अंदर जो मरकरी का जो निष्कर्षण करने के लिए पहले उसका अयस्क लेंगे और उस अयस्क का नाम क्या होता है? सिनाबार। और सिनाबार के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS, यानी मरकरी सल्फाइड। तो पहले मरकरी सल्फाइड को क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब वायु की उपस्थिति में मरकरी सल्फाइड को गर्म करा जाता है तो मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है और हमें क्या प्राप्त होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जब हमें मरकरी ऑक्साइड क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, तो केवल इसको क्या करेंगे? अपन गर्म करेंगे और गर्म करने के उपरांत हमें मरकरी, यानी मरकरी मतलब पारा धातु क्या हो गई? प्राप्त हो गई और ऑक्सीजन क्या हो गया? शुद्ध रूप से अलग हो गया।
ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, इसी प्रकार जो कॉपर होता है वो क्या होता है, प्रकृति के अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फाइड के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। अब कॉपर सल्फाइड से हमें क्या प्राप्त करना है, कॉपर धातु को प्राप्त करना है। तो कॉपर सल्फाइड से कॉपर धातु कैसे प्राप्त करेंगे, पहले कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करा जाएगा, गर्म करा जाएगा, जिससे हमें कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, वापस से कॉपर ऑक्साइड लेंगे और इसको कॉपर सल्फाइड के साथ क्या करेंगे, वापस से क्रिया करवाएंगे, जिससे हमें शुद्ध रूप से क्या हो जाएगा, कॉपर का निष्कर्षण हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो कॉपर, इस प्रकार हम मरकरी और जो कॉपर होते हैं इनका क्या करते हैं, शुद्ध रूप से इनको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखो, अब देखते हैं कि मध्यम जो क्रियाशील धातुएं होती है, यानी जो प्रकृति के अंदर मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार करा जाता है। देखो, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है प्रकृति के अंदर, ये सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के रूप में प्राप्त होती है। अभी जो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के रूप में प्राप्त होती है, तो इन्हें दो प्रक्रिया के द्वारा, एक होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन। इन प्रक्रिया के द्वारा इन्हें धातु ऑक्साइड के रूप में क्या करा जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और उसके उपरांत क्या करा जाता है, कार्बन जैसे अपचायकों की उपस्थिति में इसका अपचयन करा जाता है। तो देखो कैसे करते हैं, तो देखो, ये धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती है, और इन धातुओं का ऑक्साइड में क्या करा जाता है, प्राप्त करना क्या होता है, अधिक आसान होता है। कैसे आसान होता है, जैसे सल्फाइड अयस्कों का धातु का कैसे निष्कर्षण करेंगे, तो जो प्रक्रिया होती है ये क्या आती है, भर्जन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपसे भर्जन और निस्तापन पूछे जाते हैं। तो भर्जन का मतलब क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर क्या करा जाता है, गर्म कर क्या प्राप्त किया जाता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त करा जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पर क्या है, जिंक सल्फाइड है, इसकी उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी क्या करवाई गई, अभिक्रिया करवाई, तो हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, प्राप्त हो गई। एक बार इसका क्या लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो कि जैसे हमने सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या करा था, गर्म करा था, और धातु ऑक्साइड को क्या करा था, प्राप्त करा था, उस प्रक्रिया को भर्जन कहा था। इसी प्रकार जब कार्बोनेट अयस्क से क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं, और जिस प्रोसेस या जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं उसे बोला जाता है निस्तापन। निस्तापन आपके एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो याद कर लेना। तो निस्तापन का मतलब क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में या अनुपस्थिति में अधिक तापमान पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये क्या होता है, और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निस्तापन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, जिंक कार्बोनेट है, और जिंक कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, वायु की अनुपस्थिति में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिनसे हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। यानी जो भर्जन होता है और निस्तापन होता है, इन दोनों ही प्रक्रिया में हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस धातु ऑक्साइड का क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। मतलब धातु ऑक्साइड का कैसे करेंगे, अपचयन करेंगे। तो अपचयन क्या होता है, धातु से ऑक्सीजन को हटाना, ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब कौन कौन से अपचायक होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। जैसे हम दोनों देखो, हमें दोनों ही प्रक्रिया के अंदर हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, एक अपचायक यानी कार्बन के साथ क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमें जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यानी शुद्ध रूप से हमें क्या प्राप्त हो गई, धातु प्राप्त होगी। कौन सी धातु प्राप्त हो गई, जिंक धातु प्राप्त हो गई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरियां हो गई या कोई धातु की दरारें हो गई, उनको जोड़ने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। उस रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है
थर्मिट अभिक्रिया। क्या कहा जाता है उसको? थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? आयरन ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम की क्या कराई जाती है? अभिक्रिया करवाई जाती है। तो इसका उपयोग किसमें करा जाता है? रेल की पटरियां और मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में करा जाता है। इससे क्या होता है? देखो, जब हम फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा उसके क्या निकलती है? बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण जो रेल की पटरियां हो गई या लोहे की दरारें हो गई, इससे क्या होता है? वो भर जाती है, जुड़ जाती है। इसलिए थर्मिट अभिक्रिया हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको याद कर लेना। अब देखो, अब अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार करें? देखो, अधिक क्रियाशील धातुएं प्रकृति के अंदर बहुत सारे यौगिक बनाती है और इन यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका विद्युत अपघटन करते हैं। तो विद्युत अपघटन करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो किसके लिए की जाती है? अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए कराई जाती है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होती है? अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। यानी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें कार्बन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। हमने देखा था अभी मध्यम क्रियाशील धातुओं के साथ। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से हम क्या करेंगे? सोडियम धातु को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। यानी सोडियम जो होता है उसे कैथोड बनाया जाता है और जो क्लोरीन होता है उसको एनोड बनाया जाता है। तो कैथोड में क्या होता है? सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सोडियम धातु का क्या करता है? निर्माण करता है। तो एक बार इसका भी क्या ले लो आप? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो, जो हमें धातु का क्या कर लिया था? अभी तक हमने धातु का निष्कर्षण कर लिया था। अब धातु का क्या करेंगे? परिष्करण करेंगे। यानी जो धातु है उसे 100% प्योर करने के लिए, 100% शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका परिष्करण करते हैं। परिष्करण किस प्रकार करा जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा करा जाता है। तो देखो, इसके लिए हम क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर दो धातु के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक धातु का इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या होगा? शुद्ध होगा और एक धातु का इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है, एक धातु के इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड बोल दिया और एक धातु के इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोल दिया? एनोड बोल दिया। जैसे अगर मुझे कॉपर धातु प्राप्त करनी है तो मैं क्या लूंगा? कॉपर सल्फेट का क्या लूंगा? विलयन लूंगा और उसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाऊंगा। एक शुद्ध कॉपर के इलेक्ट्रोड लगाऊंगा और एक अशुद्ध कॉपर की क्या लगाऊंगा? इलेक्ट्रोड लगाऊंगा। इन दोनों को एक कुंजी, स्विच और एक तार के माध्यम से इन दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। अब जब क्या होगा? इसके अंदर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा? जो एनोड होगा, एनोड का मतलब क्या हो गया? अशुद्ध कॉपर, ये क्या करेगा? इस विलयन के अंदर कॉपर आयन को क्या करेगा? मुक्त करेगा। क्या करेगा? कॉपर आयन को क्या करेगा? मुक्त करेगा। और जैसे ही कॉपर आयन को ये मुक्त करेगा, ये कॉपर आयन जाकर कैथोड के इलेक्ट्रोड के नीचे क्या हो जाएंगे? इकट्ठे होने लगेंगे। यानी जो एनोड की इलेक्ट्रोड होगी ये पतली होना स्टार्ट हो जाएगी और जो कैथोड की इलेक्ट्रोड होगी ये मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो एनोड है, एनोड के नीचे आप यहां पर देखोगे जो इस इलेक्ट्रोड से अशुद्धियां होगी वो यहां पर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एनोड पंख कहते हैं। तो ठीक है, तो एक बार इसको क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। तो देखो, धातुओं से अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब होता है अशुद्धियों। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी होती है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण होता है। इसमें क्या होता है? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु यानी जो एनोड है वो विद्युत अपघट्य में घुलने लगेगी और उसी समय विद्युत अपघटन से शुद्ध धातु अपनी उतनी ही मात्रा में कैथोड पे क्या होगी बेटा? निक्षेपित होगी, यानी जमा होगी। ठीक है, अब जो अविलेय अशुद्धियां है वो एनोड तली पर क्या हो जाएगी? निक्षेपित हो जाएगी। एनोड तली मतलब जो एनोड का इलेक्ट्रोड है वहां पर क्या हो जाएगा? उसके ठीक नीचे क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनोड पंख कहते हैं। तो एनोड का जो इलेक्ट्रोड था वो कैसा था? अशुद्ध धातु की छड़ थी और अशुद्ध धातु की छड़ हमने किसकी ली थी? कॉपर की ली थी।
जो कैथोड की छड़ है, कैथोड की छड़ है वो शुद्ध धातु की छड़ है। और कौन सी धातु की छड़ है? कॉपर धातु की क्या है? छड़ है। ठीक है। और इसमें जो विद्युत अपघटन लिया था वो कौन सा लिया था हमने? कॉपर सल्फेट का क्या लिया था? विलयन लिया था। तो एक बार आप क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने कर लिया होगा इसका। एक बार है ना इस वाली स्लाइड का भी क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। ये जो एनोड पंख वाला है ना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ना, तो एक बार याद कर लेना। अब देखो संचारण तो हमने पहले ही क्या कर लिया था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। संचारण क्या होता है? जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आती है तो संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचारण कहा जाता है। तो संचारण होता क्या है ये तो मैंने बता ही दिया, तो एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि धातु अपने आसपास अम्ल वायु के संपर्क में आने पर कैसी हो जाती है? संचारित हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है? संचारण कहते हैं। अब संचारित होने का मतलब क्या होता है समझ लें। जैसे कि मान लो कोई धातु है, ये अम्ल आर्द्रता या वायु के संपर्क में आएगी तो क्या होगा? ये अपने ऊपर क्या कर लेगी? परत का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी। और जो परत का जो निर्माण करेगी वही हम क्या करते हैं? उसी को अपन क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर क्या लग जाना? जंग लग जाना। जो तांबा होता है वो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। चांदी जो होती है वो काली हो जाती है। सब क्या है? संचारण के उदाहरण है। जैसे देखो कॉपर जो होता है वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद कर लेना कि कॉपर जो होता है वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। जिसके कारण क्या होता है? उसकी जो सतह होती है वो हरे रंग की क्या बना लेती है? परत बना लेती है। ठीक है, कैसी परत बनाती है? हरे रंग की परत। इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है इसका नाम? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर एक भूरे रंग की परत चढ़ती है और उसी को अपन क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। अब देखो संचारण से हम किस प्रकार क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो आपको पता है संचारण को सुरक्षा करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? लोहे या किसी अन्य धातु की सतह पर क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। उस पर क्या कर सकते हैं? तेल लगा सकते हैं। देखो पुराने समय के अंदर पेंट तो होता नहीं था, तो जो लोग होते थे वो क्या करते थे? वसा या तेल के अंदर क्या करते थे? धातु के जो औजार होते थे उनको क्या करते थे? रखते थे, जिससे उनको क्या करा जा सकता है? संचारण से बचाया जा सके। या यशत लेपन पर, क्रोमियम लेपन पर, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि जो विधियां है इनसे क्या करा जा सकता है? संचारण से बचाव करा जा सकता है। अब यशत लेपन क्या होता है? यशत लेपन को देख लो कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? यशत लेपन कहा जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? नाम से पता है मिश्र धातु, यानी जब दो या दो से अधिक धातु या किसी धातु के साथ अधातु को क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो धातुएं होती है उसे क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। तो मिश्र धातु का मतलब क्या हो गया? दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक धातु के समांगी एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल जो होता है, पीतल में दो प्रकार की क्या होती है? धातु होती है। एक कॉपर होता है और एक क्या होता है? जिंक यानी जस्ता होता है। जो कांसा का बर्तन होता है आपने देखा होगा उसके अंदर दो धातुएं होती है, एक कॉपर होता है और एक क्या होता है? टिन होता है। ठीक है, जो कांसा होता है ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन आपको पता है जो कॉपर धातु होती है ये विद्युत का क्या होती है? परिपथ के अंदर इसका क्या करा जाता है? इस्तेमाल करा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। जो सोल्डर होता है, सोल्डर के अंदर दो धातुएं होती है, एक लेड होता है और एक क्या होता है? टिन होता है। लेकिन इसका जो गलनांक होता है ये क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है। और इसका जो उपयोग होता है, जो तारों की अपन क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं ना, उसके अंदर इसका क्या करा जाता है? उपयोग करा जाता है। और जो इस्पात होता है जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, इसका जो उपयोग होता है आपको पता ही है। जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उसके अंदर जो वहां पर ब्लेड लगे हुए होते हैं वो किसके बने हो? इस्पात के ही बने हुए होते हैं, जिसपे क्या होता है? जंग नहीं लगती। अब देखो ये किससे मिलकर बना होता है? याद रख लेना, ये मिलकर बना होता है लोहे से, निकल से और क्रोमियम से। यानी ये तीन धातुओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। क्या मिलकर बना होता है? इस्पात मिलकर बना होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, तो अपना ये चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फोर्थ चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है।